हेलो स्टूडेंट, सरस्वती शिक्षण सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, जियोग्राफी में 12th क्लास की आपकी जो चैप्टर 13th अपना चल रहा है, भारत जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इससे पहले के लेक्चर में अपने जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व के बारे में बात कर चुके हैं। आज अपने जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या वृद्धि, सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि होती क्या है उसकी अपने बात कर लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा में अपने लिखें तो किसी विशिष्ट क्षेत्र स्पेसिफिक एरिया की किसी निश्चित समय अंतराल में किसी विशेष क्षेत्र की किसी निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या या वहां के जो निवासी है उनकी संख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। वृद्धि का मतलब सिर्फ अपने बढ़ने से ही नहीं लेना। जो परिवर्तन है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। कहने का मतलब कि कोई दो समय अंतराल है, जैसे मान लो 2001 और 2011 का। किसी क्षेत्र की जनसंख्या 2011 में 2001 में 1000 थी और 2011 में 1050 हो गई, तो ये कैसा परिवर्तन है? धनात्मक। और उसी क्षेत्र किसी और क्षेत्र की जनसंख्या 1000 थी और वो 900 रह गई है, तो ये कैसा परिवर्तन है? ऋणात्मक। इसे अपने धनात्मक जनसंख्या वृद्धि कहेंगे, इसे अपने ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। जनसंख्या वृद्धि को अपने उसकी गणना कैसे करते हैं? इसके लिए जो जनसंख्या वृद्धि है दो तरह की होती है। एक तो प्राकृतिक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि में क्या आएगा? जन्म माइनस मृत्यु, कि कितने लोगों का जन्म हुआ, कितने लोगों की मृत्यु हुई, इसका अंतर प्राकृतिक वृद्धि को प्रदर्शित करेगा। और एक होती है वास्तविक वृद्धि। इसमें जन्म माइनस मृत्यु प्लस उत्प्रवास माइनस आप्रवास, मतलब जन्म और मृत्यु का जो अंतर करके जो वैल्यू आ गई, जो अंतर आ गया, उसको उत्प्रवास में से आप्रवास को माइनस करके जो अंतर आएगा, इन दोनों को जोड़ने से जो वृद्धि होगी वो होगी वास्तविक वृद्धि। ठीक है, तो ये हो गया जनसंख्या वृद्धि के बारे में कुछ बातें। अब जैसा कि जनसंख्या वृद्धि जो आपका टॉपिक है उसको स्टार्ट करने पे ही एक बात कही गई है कि भारत की जो जनगणना है वो 1871 तक उसका कोई निश्चित प्रारूप नहीं था, या अपने कहें कोई अपने को निश्चित कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि जनगणना उससे पहले हुई थी। अंदाजन कुछ आपको आंकड़े जरूर मिलेंगे, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है कि जनगणना हुई थी। तो सबसे पहली जो जनगणना है वो 1872 में हुई थी। लेकिन ये जो जनगणना है
वो एक प्रायोगिक रूप से भारत के कुछ राज्यों में ही की गई थी। ठीक है, तो ये प्रायोगिक रूप से की गई थी, प्रायोगिक और आंशिक इसे अपने कह सकते हैं। ठीक है, और जो स्टार्ट मानते अपने जनगणना का कि यहां से संपूर्ण जनगणना हुई, आधुनिक तरीके से जनगणना हुई, वो 1881 में की गई सबसे पहले। उसके बाद से हर 10 साल के अंतराल में जनगणना भारत में की जाती है। 1881 में जो जनगणना की गई, उस समय जो जनसंख्या थी वो कही जाती है 25 करोड़, और वो अविभाजित भारत की जनसंख्या थी। ठीक है, 1947 के बाद भारत विभाजित हो गया। ठीक है, तो उससे पहले के अविभाजित भारत की जनसंख्या 25 करोड़ थी। इसके अलावा कुछ आंकड़े इतिहास में मिलते हैं कि जैसे कहा जाता है 17वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या, 17वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत की जनसंख्या 10 करोड़ मानी गई, 1850 में 15 करोड़ मानी गई, और पार्लियामेंट पेपर या संसद का एक पत्र जो प्रस्तुत किया गया, उसमें भारत की जनसंख्या 1874-75 में 23.8 करोड़ मानी गई। इसको भी अपने लिख लेते हैं, 1874-75 में संसद पत्र या पार्लियामेंट पेपर में 23.8 करोड़ जनसंख्या भारत की मानी गई। ठीक है, अब अपने जो जनसंख्या वृद्धि में जिन आंकड़ों का अध्ययन करेंगे वो 1901 से लेकर उसके बाद में 2011 तक उसका अध्ययन करेंगे, और उसके आधार पे ही जनसंख्या वृद्धि की जो 4 अवस्थाएं आपकी बुक में बताई गई है उनका अपने एनालिसिस करेंगे कि वो 4 अवस्थाएं कैसे आई या कैसे उनको अपने डिवाइड किया, किस आधार पे उनको बांटा। तो इसके लिए अपने को यहाँ पे 2 सारनियां, जिसमें जनसंख्या वृद्धि, दशकीय जनसंख्या वृद्धि और औसत वार्षिक घातीय वृद्धि, जन्म दर, मृत्यु दर और प्राकृतिक वृद्धि के आंकड़ों की सहायता से अपने वो करेंगे। तो अपने यहाँ पे दोनों वो सारनियां बना लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जो सारणी बनाएंगे अपने, जनसंख्या वृद्धि से संबंधित वो सारणी होगी अपनी। उसमें अपने क्या क्या डाटा लेंगे, तो सबसे पहले आएगा उसमें जनगणना या अपने वर्ष कह दें, वर्ष या समयांतराल कौन सा होगा। उसमें 1901, 1911, 1921, 1931, 1931, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 2001 और 2011। ठीक है, 12 जनगणना वर्षों का अपने यहाँ पे लिख लिया कौन कौन से हैं, किस किस में हुई है। अब यहाँ लिखेंगे अपने जनसंख्या। जनसंख्या किस में होगी? करोड़ में। ठीक है, तो सबसे पहले 1901 में जनसंख्या और 2011 तक जनसंख्या कितनी थी? 23.8 करोड़, 25.2 करोड़, 25.1 करोड़, 27.8 करोड़, 31.8 करोड़, 36.1 करोड़, 43.9 करोड़, उसके बाद 54.8 करोड़, 68.3 करोड़,
84.6 करोड़, 102.8 करोड़, 121.01 करोड़। तो ये हो गई आपकी जनसंख्या। अब इसमें अगला पॉइंट आएगा दशकीय जनसंख्या वृद्धि। ये प्रतिशत में होगी, दशकीय जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में होगी। तो सबसे पहले इसको अपने खाली छोड़ेंगे, इसके बाद से भी ये तो आधार वर्ष हो गया अपना। इसके बाद 1911 में 1901 और 1911 के बीच में कितनी दशकीय वृद्धि रही, तो वो अपने यहाँ पे लिखेंगे 5.75 माइनस 0.31, फिर उसके बाद 11.66, 14.22, 13.31, उसके बाद 21.51, 24.80, 24.66, 23.85 और 21.54 और 17.64। फिर औसत वार्षिक घातीय वृद्धि, ये भी प्रतिशत में है। ठीक है, तो पहले खाली छोड़ेंगे 1901 वाली को, उसके बाद 0.56 माइनस 0.03, 1.64, 1.33, 1.25, 1.96, 2.22, 2.20, 2.14, 1.95, 1.64। एक ये सारणी हो गई, और एक अपने यहां बना लेते हैं जिसमें जन्म दर, मृत्यु दर और प्राकृतिक वृद्धि, और यहां वर्ष। ठीक है, वर्ष स्टार्ट करेंगे अपने 1911 से। ठीक है, तो जन्म दर 1911 में 40, फिर 42, 41, 38, 30, 25 और 23। याद करने के लिए जस्ट बाद अपनी मृत्यु दर को नहीं लिखेंगे, पहले प्राकृतिक वृद्धि की बात कर लेते हैं, फिर इसमें से माइनस करते जाएंगे। तो 6, 1, 10, 14, 13, 19, 22, 23, 20, 17 और 16। 6 गए 43, 47, 36, 31, फिर 27, इसमें से 32 और 23, 19, 15, 10, 8 और 7, ये आंकड़े हैं। ठीक है, अब इन आंकड़ों की सहायता से जो विकास की या वृद्धि दर की अवस्थाएं बताई गई है, 4 अवस्थाएं मानी गई है, उसमें
जो फर्स्ट है वो 1901 से लेकर 1911 के बीच, 1901 से लेकर 1921 के बीच में, 21 के बीच में फर्स्ट है। सेकंड जो है वो 1921 से 1951 के बीच है। थर्ड 1951 से 1981 के बीच है। और जो फोर्थ है 1981 से 2011 के बीच है। अब इसको समझने के लिए ये जरूरी था, अपने सीधे ही आंकड़े बताएंगे कि ऐसा था ऐसा था, अपने कंफ्यूजन हो सकता है, अपने सामने सारणियां आ गई, आपके सामने है, तो अपने इनका कंपैरिजन आपसे में कर सकते हैं। तो 1901 और 1921 की बात करें, 1901 में 23.8 करोड़ जनसंख्या थी और 1921 में 25.1 हो गई। ठीक है, ये जो घातीय वृद्धि आ गई, ये उनकी दशकीय वृद्धि आ गई। ठीक है, तो इसमें एक स्पेशल क्या है कि 1911 और 1921 के बीच में जो दशकीय वृद्धि है, यह भारत के इतिहास में, जनगणना इतिहास में एक बार ही वो माइनस में गई है, -0.31। इसी वजह से जो 1921 है उसे महान जनकिकीय विभाजक वर्ष कहा जाता है। इस दौरान जनसंख्या में कमी आई, जैसे 25.2 से 25.1 करोड़ हो गई। बढ़ना तो क्या था, कहने का मतलब कि वहां पे लगभग 1.5-2 करोड़ लोगों की जाने गई। अब उसकी वजह क्या थी? महामारियां, अकाल, शॉर्टेज ऑफ फूड, भुखमरी कह सकते हैं, भोजन की कमी, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, प्रथम विश्व युद्ध, ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से जो फर्स्ट स्टेज है उसको अपने बिल्कुल स्टैग्नेंट या स्थिर वृद्धि की अवस्था के नाम से जानते हैं, जिसमें कोई भी वृद्धि नहीं हुई, बहुत कम वृद्धि हुई, ना के बराबर उसमें वृद्धि हुई। ठीक है, इस दौरान जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे स्तर पे थी, ये भी आपके सामने आप देख सकते हैं। 1921 और 1951 की अब अपने बात करें तो इसमें जनसंख्या बढ़ना स्टार्ट हो गई। ठीक है, स्टेडी फेज में एक नियमित तरीके से, ज्यादा नहीं कह सकते अपने, लेकिन जनसंख्या बढ़ना स्टार्ट हो गई। ठीक है, स्टेज ऑफ स्टेडी ग्रोथ इसे अपने कह देते हैं। ठीक है, मंद गति से विकास की अवस्था। अब इसमें सुधार हुआ। 1921 में 25.1 करोड़ थी जनसंख्या, 1951 में 36.1 हो गई। ठीक है, और जो महान विभाजक वर्ष था उसमें जनसंख्या माइनस में थी, उसके बाद जनसंख्या वृद्धि कंटिन्यूसली होती गई, उसे अपने में महान विभाजक वर्ष 1921 को बोल दिया। यहां अपने 51 को द्वितीय महान विभाजक वर्ष कहते हैं, क्योंकि इसके बाद में जो 51 के बाद में जो औसत वार्षिक घातीय वृद्धि है वो औसत रूप से 2.0 या 2% की दर से आगे बढ़ती गई। अब बढ़ने की वजह क्या थी? बढ़ने की वजह थी कि जो अकाल पड़ रहे थे उनके ऊपर कंट्रोल हुआ, महामारियां हैं उनके ऊपर कंट्रोल हुआ, चिकित्सा संबंधी सुविधाओं का में कुछ सुधार हुआ। ज्यादा सुधार तो नहीं हुआ, लेकिन सुधार अपने कह सकते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि इसमें इस दौरान लगभग 11 करोड़ जनसंख्या जो है 1921 से 1931 के बीच और 51 के बीच में 30 सालों में बढ़ गई। इस दौरान भारत का बंटवारा भी हुआ, तो इसका भी प्रभाव देखने को मिला इसमें। ठीक है, तो ये हो गई स्थिर वृद्धि की अवस्था पहली। दूसरी मंद वृद्धि की अवस्था, पहली स्थिर, दूसरी मंद और तीसरी
अत्यधिक कह लो या जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, इससे भी अपने इसको बोल सकते हैं। तो तीसरी अवस्था है 1951 से 1981 के बीच में। यहां 36.1 करोड़ से जनसंख्या आपकी 68.3 करोड़ हो गई। और इस दौरान जो दशकीय वृद्धि है वो भी सर्वाधिक रही और औसत घातीय वृद्धि जो है इस दौरान 2% से भी ज्यादा रही। बहुत ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई। यहां जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या था? देश स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, उसने अपनी पंचवर्षीय योजनाएं शुरू कर दी थी जिसमें लोगों की स्वास्थ्य, कृषि, इन बातों की ओर ध्यान दिया गया। उद्योग धंधे भी विकसित किए गए। सबसे महत्वपूर्ण इस जो समय काल है इसमें जो सुधार हुआ कि 1966 के आसपास, 65-66 के आसपास भारत में हरित क्रांति आई, जिससे जो अन्न उत्पादन है उसमें दुगनी वृद्धि हो गई और भारत अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। भोजन की कोई कमी नहीं रही। ठीक है, और बहुत सारे चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधी सुधार हुए। जन्म दर अपने बात करें कि यहां पे 40 थी और 40, 42, 41 ऊंची दरों पे ही रही। लेकिन जो मृत्यु दर है इस दौरान उसमें अपने कह सकते हैं कि कमी आई 23, 19, 15 और जन्म दर ऊंची ही बनी रही। ऊंची जन्म दर और निम्न मृत्यु दर चिकित्सा संबंधी सुविधाओं के कारण, अच्छी सुविधाओं के कारण और जन्म दर का ज्यादा बढ़ना, लोगों में जनसंख्या वृद्धि से संबंधित जागरूकता का अभाव, शिक्षा का अभाव की वजह से ऐसे हुआ। तो जन्म दर और मृत्यु दर में यहां अंतर ज्यादा बढ़ जाएगा। ये देखो 19 है, 22 है, 23 है, ज्यादा अंतर बढ़ जाएगा तो मतलब जनसंख्या विस्फोट होगा, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा ये तो प्राकृतिक वृद्धि है, जो आप्रवास भी आसपास के पड़ोसी देशों में, बांग्लादेश से, जो आपका नेपाल है वहां से, वो भी हुआ, उसने भी जनसंख्या वृद्धि में योगदान दिया। तो ये इस अवस्था के बारे में अपने कह सकते हैं। लास्ट जो फोर्थ है उसे अपने जनसंख्या वृद्धि में कमी की अवस्था, डिक्लाइन, उसमें कमी आना, इस अवस्था को अपने कह देते हैं। तो यहां से अपने देखते हैं कि उसके बाद जैसे जैसे आगे के जनगणना वर्ष में आगे बढ़ रहे हैं, जनसंख्या का वृद्धि का जो दशकीय वृद्धि दर है उसमें कमी हो रही है। औसत वार्षिक घातीय वृद्धि में भी कमी हो रही है। ठीक है, जन्म दर भी कंट्रोल हो रही है, मृत्यु दर भी कम हो रही है। ठीक है, और जो अंतर है वो भी कम हो रहा है, 23 से 20, 17 और 16, इस तरह से। अब ये कैसे हुआ? ये लोगों में जागरूकता के कारण हुआ। अब जैसे 2011 में भारत में लगभग 74.04% जनसंख्या साक्षरता दर है। ठीक है, इस वजह से लोगों में, और जो परिवार कल्याण कार्यक्रम है उसकी लोगों को समझ आई, उसके लिए लोग जागरूक हुए। छोटा परिवार जो नॉर्म है उसको लोगों ने अपनाया। 2 बच्चे या ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बच्चे, नॉर्मली 2 बच्चे या 1 बच्चे की रणनीति पे लोग आगे समझने लग गए। परिवार कल्याण को, जो परिवार नियोजन है, इसका महत्व समझने लग गए शिक्षित होने के साथ साथ। मृत्यु दर में भी कमी आई, चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में बहुत सुधार हुआ और जिसका नतीजा क्या हुआ कि जनसंख्या वृद्धि जो दर है अभी भी ऊंचे स्तरों पे ही है, लेकिन उसमें एक कमी की प्रवृत्ति जो अपने को दिखाई दे रही है। और इसी का नाम अपने जो चौथी अवस्था है ये भी कह सकते हैं ऊंची वृद्धि दर परंतु उसमें कमी की प्रवृत्ति। एक पूरा अच्छे से डिटेल से इसको अपने नॉमिनेट करना हो तो ऐसे करेंगे। तो ये अपनी 4 अवस्थाएं हैं जिसमें अपने 1901 से 2011 के बीच में कैसे
जनसंख्या में जो उतार चढ़ाव आए वो अपने यहां पे समझें। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक जनसंख्या वृद्धि का स्थानिक प्रतिरूप। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के आधार पे उसे अपने समझेंगे कि किन किन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या वृद्धि में धनात्मक वृद्धि हुई या ऋणात्मक वृद्धि हुई, उसकी यहां अपने बात करेंगे। तो इसमें जनसंख्या वृद्धि की स्थानिक प्रवृत्ति, जनसंख्या वृद्धि की स्थानिक प्रवृत्ति। ठीक है, अपने जैसे देखा अभी जो सारणी पढ़ के गए हैं कि कैसे 23.8 करोड़ से जनसंख्या 121.01 करोड़ हो गई, कैसे 5.75 के बाद -0.31 कमी आई, फिर 11.66 और बाद में बढ़ती गई 1981 आगे तक, और फिर दशकीय वृद्धि में कमी आने लगी 17.64। ये परिवर्तन देखे, जन्म दर मृत्यु दरों में परिवर्तन देखे। तो जनसंख्या वृद्धि की स्थानिक प्रवृत्ति की जब अपने बात करें तो 2011 में ये देखा गया पूरे इंडिया में, जैसे 1991 और 2001 के बीच में जो 21.54% की दर से वृद्धि हो रही थी, वो 2001-2011 में 17.64 पे आ गई, और दशकीय वृद्धि दर जो थी वो 1.64% पे आ गई। ओवरऑल देखा आपने। अब अपने बात करें राज्यों से संबंधित, तो जो भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 6 राज्य हैं, कौन कौन से? उत्तर प्रदेश 19.96 करोड़ है, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी में जनसंख्या वृद्धि में ह्रास, कमी की प्रवृत्ति देखी गई है। सभी में जनसंख्या वृद्धि में ह्रास हुआ है 2001 की तुलना में 2011 में। ठीक है, इसमें सबसे अधिक ह्रास महाराष्ट्र में हुआ है, लगभग 6.7%। ठीक है, और सबसे कम ह्रास जो हुआ है वो आंध्र प्रदेश में हुआ है 3.4%। ठीक है, परंतु कुछ राज्य जैसे छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में धनात्मक प्रवृत्ति जनसंख्या वृद्धि में देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ में 4.3% की दर से वृद्धि हुई, तमिलनाडु में 3.3% की दर से वृद्धि हुई, और पुडुचेरी में 7.1% की दर से वृद्धि हुई। अब जो भी भारत के राज्य हैं, जनसंख्या वृद्धि की भिन्नता के आधार पर उनको 3 भागों में बांटा गया है। उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य, मध्यम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य और निम्न जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य, उनकी यहां अपने बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं
2001 और 2011 के बीच के जो आंकड़े हैं उनके आधार पे उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो इसमें जो इसका मापक रखा गया वो 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि की दर है वो रखा गया। तो इसमें दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल होते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। फिर आते हैं मध्यम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें रखा गया है 20% से 30% के बीच में। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? जम्मू कश्मीर 2011 की बात हो रही है, राज्य में शामिल था। उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली व पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। अब आते हैं निम्न जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें आएगा सबसे पहले अपने स्टार्ट करें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, अंडमान व निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप। ठीक है, इस तरह से। और अपने जैसे आपको पहले भी ये बता चुके हैं कि
राज्यों में सबसे ज्यादा वृद्धि मेघालय में हुई 27.82%। ये सबसे ज्यादा थी। और सबसे ज्यादा कमी की अपने बात करें तो नागालैंड में -65%। इस चीज को भी ध्यान में रखना आप लोग। तो ये अपने बात कर ली जनसंख्या वृद्धि की, उसकी अवस्थाओं की और उसकी प्रवृत्तियों की।